गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे बलबन के जो राजत्व सिद्धांत थे उसके जो उद्देश्य थे उसमें वह सफल हुआ या नहीं, उन उद्देश्यों को सफल होने में कितना समय लगा और किस प्रकार वह उसमें सफल हुआ। बलबन के जो राजत्व सिद्धांत था उसका प्रमुख उद्देश्य था जो सुल्तान की गद्दी है या सुल्तान का जो पद है वह ऊंचा उठाना, उसकी गरिमा, उसके सम्मान को ऊपर उठाना, जिससे आम व्यक्ति उसके बारे में या सुल्तान बनने के बारे में कभी सपने भी न ले या सोचे भी नहीं। इसके लिए प्रमुख था। और दूसरा प्रमुख उसका उद्देश्य था सत्ता को सुदृढ़ करना, साम्राज्य को विस्तारित करने के साथ साथ में सुदृढ़ता उसमें बनाए रखना प्रमुख उसका उद्देश्य था। बलबन ने राजत्व सिद्धांत में फारस से प्रेरणा ली और फारस की तरह अपने दरबार को सजाया, उसमें भव्यता लाई, उसमें शान और शौकत लाई, जिससे आम जनता उसके बारे में अलग विचार रखने लगी, सुल्तान को एक अच्छा पद या फिर गरिमा वाला पद मानने लगी। दूसरी तरफ अपने आप को सुल्तान का पद स्वयं न लेकर उसने ये बताया कि ये अल्लाह की इच्छा है, अल्लाह की मेहरबानी और अल्लाह का वह पृथ्वी पर उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा है। इस प्रकार सुल्तान का पद था वह स्वयं का न होकर या मनुष्य का न होकर अल्लाह के द्वारा प्रदत्त पद था। इस प्रकार उसमें अल्लाह के द्वारा जो पद मिला है इसके कारण आम जनता उसके प्रति सम्मान की दृष्टि से देख रही थी, उसके प्रति विरोध या द्वेष की भावना नहीं रख रही थी, क्योंकि वह पद सुल्तान का न होकर अल्लाह के द्वारा दिया गया पद था या अल्लाह की मर्जी थी कि वह सुल्तान बने। इस प्रकार दूसरा उसने ये उपाय किया, ईश्वर को सुल्तान के पद के साथ में जोड़ने की कोशिश की, जिससे आस्था सुल्तान के साथ आम जनता की जुड़ गई। तीसरा प्रमुख उसने जनता में और आम लोगों में भय स्थापित करने के लिए नंगी तलवारों के लेकर साथ में अंगरक्षक रखे जो उसके आसपास घूमते रहते थे, जिससे लोगों में उसके प्रति एक भय मिश्रित श्रद्धा स्थापित हुई। तीसरा उसने चौथा कहें दरबार में अनुशासन बनाए रखा और जो अनुशासन नहीं रख रहा था या भंग कर रहा था उसको कड़ी सजा दी। स्वयं अनुशासित रहता था, पूर्ण व्यवस्थित कपड़ों में आता था, यहाँ तक कि वह ग्लव्स भी पहनकर आता था। दरबार में हंसी मजाक या अन्य कोई बातें नहीं होती थी, जो नियमानुसार बातें थी वही होती थी। इस प्रकार वह एक दरबार में आदर्श स्थापित करना चाह रहा था और उसमें वह सफल भी हुआ। सुल्तान आम जनता से कम मिला, जिससे सुल्तान का जो रहस्य था आम जनता को पता नहीं पड़ा और सुल्तान के प्रति लोगों में एक अलग से रहस्य की बात बनी रही। उसकी ताकत, उसकी कमजोरियां आम लोग नहीं समझ पाए, यहाँ तक कि उससे आम व्यक्ति मिल ही नहीं पा रहा था। ऐसी स्थिति में सुल्तान के बारे में कोई व्यक्ति सोच भी नहीं पा रहा था, क्योंकि जब वो उससे सुल्तान से मिल ही नहीं पा रहा था, देख नहीं पा रहा था, ऐसी स्थिति में वह सुल्तान के प्रति बड़ी बड़ी कल्पनाएं कर रहा था। और इस्लाम में जो एक नियम दिया गया था कि कोई भी सुल्तान बन सकता है, अब उसके बारे में आम व्यक्ति सपना भी नहीं सोच रहा था, क्योंकि वो उससे बड़ा पद मान रहा था कि वो सोच रहा था जब वो उससे मिल ही नहीं पा रहा तो वैसा बनने में संभावनाएं बहुत कम थी। इस प्रकार उसने सुल्तान के पद को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और जनता के साथ साथ में अमीरों से भी ऊपर उठा दिया। गुलाम से या दास से सुल्तान बना गयासुद्दीन बलबन ने ये सब नियमों के साथ साथ में अपने वंश को आफरासिया वंश से जोड़ा। वास्तव में आफरासिया वंश इस्लाम में एक महत्वपूर्ण वंश है और सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है, प्राचीन वंश है और इसको एक महत्वपूर्ण या सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, प्रतिष्ठा का वंश माना गया है। इस प्रकार उसने अपने आप को या सुल्तान के पद को आम व्यक्तियों का पद न मानकर विशेष व्यक्तियों का या विशेष वंश का पद माना। इस प्रकार उसने आम जनता से सुल्तान के पद को अलग करने की कोशिश की। इसके अलावा वह स्वयं कहता था कि न्याय, जनता को क्या चाहिए, न्याय और व्यवस्था चाहिए या शांति चाहिए। वह उसमें हमेशा उसने न्याय देने की कोशिश की,
साम्राज्य में शांति बनाए रखने की कोशिश की, व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की और सुरक्षा बनाए रखने की कोशिश की। मंगोलों के आक्रमण के विरुद्ध उन्होंने मेवो के जंगलों को साफ करवाया, वहाँ पर किलेबंदी करवाई। इस प्रकार सुदृढ़ता या सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की, जिसमें वह पूर्ण रूप से सफल भी हुआ। इस प्रकार देखें तो बलबन ने जो अपने उद्देश्य रखे थे राजत्व सिद्धांत के, उसमें लगभग पूर्ण रूप से वह सफल हुआ। सुल्तान का पद गरिमामय बना। अब आम व्यक्ति या हर कोई व्यक्ति सुल्तान बनने की नहीं सोच रहा था, यानी एक वंश परंपरा उसने शुरू करने की कोशिश की। षड्यंत्र प्रति षड्यंत्र से दरबार को बचाने की कोशिश की, उसमें वह पूर्ण रूप से सफल विफल हुई। दूसरी तरफ उसने साम्राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखी, योग्य व्यक्तियों को पद दिया और जो विरोधी थे उनको तलवार के घाट उतार दिया। इस प्रकार विरोधियों का लौ और रक्त की नीति अपनाते हुए दमन किया और अपने सहयोगियों का उसने प्रोत्साहन किया, जिससे सुल्तान का पद सुरक्षित हुआ और साथ में ही साम्राज्य में शांति व्यवस्थाएं बनने लगी। और जो सुल्तान का पद था उसका त्रिकोणीय संबंध बनाया, ईश्वर, शासक या सुल्तान और जनता का। इस प्रकार एक पिरामिडीय व्यवस्था हुई, जिसमें ईश्वर प्रमुख था, उसके बाद में सुल्तान और निम्न स्तर पर जनता थी। एक प्रकार से उसके सभी जो उद्देश्य थे लगभग पूर्ण हो गए थे, पर जब भी कोई सत्ता केंद्रीकृत हो, व्यवस्थित हो, तो उसके लिए योग्य उत्तराधिकारी होना जरूरी है। पर सुल्तान बलबन के बाद में उसके योग्य उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण धीरे धीरे वहाँ पर भी अराजकताएं फैल गई और ये बाद में इस वंश की समाप्ति होकर खलजी वंश की शुरुआत हो गई। सुल्तान बलबन के बारे में के निजामी कहते हैं कि वह अभिनेता की तरह रहता था, आज के हीरो की तरह रहता था। पूर्ण रूप से वेशभूषा और उसकी दरबार में जो प्रवेश कर रहा था वो पूर्ण रूप से भव्यता के साथ करता था। इस प्रकार उसने अपने आप को आम लोगों से ऊंचा उठाने की कोशिश की और वह उसमें पूर्ण रूप से सफल हुआ। मंगोलों के आक्रमण से साम्राज्य को बचाए रखा, शांति व्यवस्था बनाए रखी, न्याय व्यवस्था को पर जोर दिया और उसमें वह पूर्ण रूप से सफल हुआ। पर अपने वंश को आगे बढ़ाने में वह पूर्ण रूप से असफल रहा, क्योंकि उसके बाद में उसके जो पौत्र थे केकुबाद, के खुसरो, के क्रास, ये सब अयोग्य निकले। इस प्रकार बलबन ने अपने राजस्व सिद्धांत पर दिया वो महत्वपूर्ण है और प्रतियोगिता में इसको बहुत बार पूछा गया। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके उद्देश्य क्या था, सर्वप्रथम राजस्व सिद्धांत क्या है, उसके उद्देश्य क्या है और उसमें कितना वह सफल रहा, ये आपको जानना चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।